वन थंबनेल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। चाहे जुडिशरी एस्पायरेंट्स की मैं बात करूं, चाहे लॉ स्टूडेंट अगर आप हैं, तब भी आपको इन टॉपिक्स के थ्रू आप गुजर चुके होंगे, नजर तो आया होगा आपको ये टॉपिक और कंफ्यूजन भी हुआ होगा। आज इस वीडियो में हम लोग आप कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे और जाहिर सी बात है आपको वीडियो के लास्ट तक बखूबी समझ में आ जाएगा कि कॉमन इंटेंशन किसे कहते हैं और कॉमन ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, साथ ही साथ दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। बने रहिए इस वीडियो के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिले आईपीसी के या सीआरपीसी के लॉ से संबंधित कोई भी टॉपिक को पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको जुडिशियल अड्डा के यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन वैकेंसी आती है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, जानकारी मिल सके। तो चलिए चलते हैं फटाफट हम लोग कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, ये दो टॉपिक हैं, इसके बाद की बात है। पहले आप ये समझिए कि लेजिस्लेचर ने कई ऐसी जगह पे आईपीसी के ज्वाइंट लायबिलिटी या ग्रुप लायबिलिटी या आप कह लीजिए कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की बात कही है। अब ये क्या होता है? कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्वाइंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, ग्रुप लायबिलिटी किसे कहते हैं। सॉरी, देखिए भाई, ऐसा है, लेजिस्लेचर ये चाहता था कि एक होता है मेन ऑफेंडर, प्रिंसिपल ऑफेंडर जिसे आप कह सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफेंडर कौन होता है कि जो एक्चुअल में कमिट कर रहा है क्राइम, जो अपराध कर रहा है। जैसे मान लिया ए है, बी के पेट में चाकू अगर मार के उसको मार डाले, तो हम ऑब्वियसली बात है कहेंगे कि ए जो है मेन ऑफेंडर, प्रिंसिपल ऑफेंडर है, इसने ही चाकू पकड़ा, इसने मारा, इसने स्टैब किया बी के पेट में। लेकिन ऐसा संभव है कि ए का साथ देने वाले ए के दोस्त है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ए के साथ ये सोच के गए थे कि बी को मारना है। अब कहीं ना कहीं देखिए, एक्स वाई जेड अगर ए का साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ए को मोटिवेशन एक मिल रहा है, और जितनी ए की लायबिलिटी है, अगर इन फर्दरेंस ऑफ ये कॉमन इंटेंशन ये सब हुआ है, यानी कि एक्स वाई जेड ये जानते थे, ये पहले से प्री माइंड करके गए थे, प्री प्लान करके गए थे, पहले से मन बना के गए थे कि बी को भैया आज जान से मारना ही मारना है। तो लेजिस्लेचर क्या कह रहा है कि भाई देखो, एक्स वाई जेड को भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा, एक्स वाई जेड को उतनी ही सजा मिलेगी जितना ए को मिलनी चाहिए। यानी कि लेजिस्लेचर एक्स वाई जेड और मिस्टर ए को सेम चश्मे से देख रहा है। भले ही एक्स वाई जेड वहां हो सकता है खड़े हों कि कोई आ तो नहीं रहा है, बी का हाथ पकड़ा होगा एक्स मान लिया, वाई जो है बी का पैर पकड़ा होगा, इतने में ए ने उसको चाकू मारा, हो सकता है ए ने ही मारा। लेकिन एक्चुअली व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप टू व्हाट एक्सटेंट, डिग्री क्या होगी, कैसे क्या चीजें चलेंगी, इस सिलसिले में आपको कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन पढ़ाया जाता है। तो पता चला भाई हाँ ये ठीक है, एक्स वाई जेड और ए की ग्रुप लायबिलिटी होगी, यानी कि अगर ए को फांसी होगी तो ये मान के चला जाएगा कि एक्स ने भी मर्डर ही किया, एक्स ने ही चाकू मारा, एक्स ने भी चाकू मारा, वाई ने भी चाकू मारा, और जो लायबिलिटी या जो क्रिमिनल लायबिलिटी ए की आएगी अकॉर्डिंगली उनको भी एक्स वाई जेड को भी सजा मिलेगी। दैट इज कॉल्ड ग्रुप लायबिलिटी। इसको हम लोग लीगल लैंग्वेज में आईपीसी की जबान में कहते हैं। उसी सिलसिले में हम लोग कॉमन इंटेंशन पढ़ते हैं। कॉमन इंटेंशन चैप्टर 2 में सेक्शन 34 में इंडियन पिनल कोड के। जब इंडियन पिनल कोड का धारा 34 आप पढ़ेंगे तो वहां कहता है कि अगर सिवरल पर्सन है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, वो सिवरल पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया जा रहा है, तो उन सारों को एक ही तरीके से डील किया जाएगा, ऐसा सेक्शन 34 कहता है। अब दो तीन बातें इसमें समझना है सेक्शन 34 में, देन वी विल मूव टू सेक्शन 149 जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट का जिक्र हुआ है, देन उसके बाद हम लोग अंतर पता करेंगे। कॉमन इंटेंशन में क्या होना चाहिए? एक तो सिवरल पर्सन होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है, एक पर्सन होगा तो बात ही नहीं होती ग्रुप लायबिलिटी की, यानी कि एक या एक से ज्यादा पर्सन, ये दो है, दो से ज्यादा पर्सन है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा हो। तीसरा, जितने बंदे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हो क्राइम में। अब पार्टिसिपेट नॉट इन द सेंस की, देखिए पार्टिसिपेट के लेवल और फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं मैं बोल रहा हूं कि एक्स ने भी चाकू पकड़ा हो, बी ने भी चाकू पकड़ा हो, तभी माना जाएगा पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इन द सेंस की एक ओवर्ट एक्ट हुआ हो एक्स और वाई की तरफ से, ए तो मार ही रहा था चाकू, ए तो जाएगा ही जाएगा मर्डर के केस में, बट द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या पार्टिसिपेशन था, क्या प्री प्लानिंग थी, क्या प्री माइंड था एक्स वाई जेड और ए का, क्या चारों ये जानते थे कि हाँ भाई बी को मारने जाना है, वहां पे चीजें हुई हैं, वो सबको पता थी पहले से ही, ये आपको देखना पड़ेगा। और पार्टिसिपेशन भी हुआ हो एक्स वाई जेड का ए के साथ, और साथ ही साथ कि वो जो भी चीजें हुई है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन था।
अगर एक्स वाई जेड ये साबित कर दिया कि भैया ए ऐसा कर देगा या ये चाकू मार देगा, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सिर्फ असॉल्ट करने गए थे, हम तो सिर्फ मारने पीटने गए थे। अब ए का पहले से दुश्मनी था बी के साथ, तो इन्हें मर्डर कर दिया या चाकू मार दिया, तो मुझे नहीं पता था, पहले डिस्कस भी नहीं किया था इन्हें। अगर एक्स वाई जेड ने ये साबित कर दिया कोर्ट में, तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स वाई जेड पे तो चाकू मारने का या स्टैबिंग का या मर्डर का या कल्पबल होमिसाइड का केस तो नहीं लगेगा, सिर्फ वहां पे ग्रीवियस हर्ट का हो सकता है, लेकिन ए पे लगेगा मर्डर का केस। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक चीजें ऐसी हो, जैसे मान लें कि एक्स वाई जेड गए और ए भी चला गया साथ में, एक्स वाई जेड और ए गए बी को मारने, गोली मारने। मान लिया कि ए ने शूट किया और ये सब प्लान करने गए थे कि मर्डर ही करना है बी का। मान ले चलो गए, अब ए मारता है गोली बी को, नहीं लगता है, एक्स भी मारता है बी को गोली, एक्स की गोली लग जाती है बी को, तो बी तो मर गया यहाँ पे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्रिमिनल लायबिलिटी एक्स वाई जेड पे और ए पे कितनी कितनी होगी, तो सारों पे मर्डर की होगी। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ए ने जब गोली चलाई तो नहीं भी लगी, तो क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स वाई जेड और ए सिविल पर्सन है, कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट हुआ। क्रिमिनल एक्ट क्या हुआ है कि भैया बी की मौत हो गई, बी को जान से मार दिया गया। और क्या ये पार्टिसिपेशन नहीं था चारों का? हाँ जी, चारों का पार्टिसिपेशन था, चारों बी के घर गए थे। क्या ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन नहीं था? बिल्कुल जी, कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में ही था, सबको पता था कि मारने जाना है बी को, जान से मारने जाना है। अब वहां किसकी गोली लगी, कितनी गोली लगी, इससे मैटर नहीं करता है। All the persons X, Y, Z and A have participated in the crime and criminal act has been done, means killing हुई है वहां पे, और वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन था। सॉरी, तो उम्मीद करता हूं कॉमन इंटेंशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कमिंग टू द केस लॉस पार्ट, एक बड़ा फेमस केस लॉ है महबूब शाह वर्सेस इंपरर 1943 का केस लॉ है, इसको आप रेफर कर सकते हैं कॉमन इंटेंशन पे। एक केस और लॉ है कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का 1954 का केस है। तो इस केस कृपाल सिंह में कभी कभी ये बहस करने का मुद्दा होता है कि क्या जरूरी है कि प्री माइंड होना चाहिए, प्री प्लानिंग होना चाहिए। तो इस केस में कहा गया नहीं भाई, देखो क्या होता है कि ऑन द स्पॉट भी चीजें हो सकती है। मान लिया कि एक्स वाई जेड और ए गए थे घर बी के घर पे, कुछ करने ही गए थे। मान लिया ऑन द स्पॉट चीजें हो गई वहां पे ऐसी कि बी के साथ गहमा गहमी होगी, हॉट टॉक हो गया, मारा पिटाई हो गई ए के साथ। इतने में एक्स जो है निकालता है पिस्टल और मार देता है बी को। तो यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ये आ जाता है कि कई लोगों का कहना है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, अब वहां क्या पता था, अब यहां पे वाई की क्या क्रिमिनल लायबिलिटी है, वाई को क्या पता था कि मर्डर हो जाएगा, तो भाई वाई पे मर्डर का नहीं लगेगा, बाकी जिसने गोली मारी एक्चुअल में उस पे मर्डर का लगेगा या उस पे कल्पबल होमिसाइड का लगेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक केस था कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का 1954 का, इसमें यह कहा गया कि प्रीवियस प्लान आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, ऑन द स्पॉट भी चीजें हो सकती है। ऑन द स्पॉट इन द सेंस कि 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले अगर चारों ने कर लिया, हाँ चलो मारो मारो साले को, मार डालो आज, अब उसी टाइम बी को मार डाला इन लोगों ने। दो दे हैव नॉट प्लान अर्लियर, देयर वाज नो प्रीवियस प्लान, बट स्टिल चारों को आप कल्पबल होमिसाइड या माना जाएगा सेक्शन 34 के उसमें फॉलो होंगे। 34 कोई ऑफेंस नहीं बताता है, जस्ट ए रूल ऑफ एविडेंस, ये एक रूल ऑफ एविडेंस है, कोई अपराध नहीं बताता, एक्सप्लेनेटरी है एक तरीके से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी कॉमन इंटेंशन का। नाउ कमिंग टू द कॉमन ऑब्जेक्ट वाले पार्ट पे, देखिए कॉमन ऑब्जेक्ट पहले तो आप ये समझिए सेक्शन कौन है, सेक्शन 149 है, और ये चैप्टर आप 8 पढ़ेंगे, हाँ चैप्टर 8 पढ़ेंगे, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी। वहां पे अनलॉफुल असेंबली के बारे में जिक्र है, जब आप 146 पढ़ेंगे 147, तो उसी अनलॉफुल असेंबली में ये कहा गया 149 में कि अगर कोई अनलॉफुल असेंबली है, उसका कोई मेंबर है, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो भी चीजें हुई है वो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट उसने किया था, तो वो उस पर भी क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। कॉमन ऑब्जेक्ट के सिलसिले में वो बोलते। अब 149 जब आप पढ़िएगा तो जो लैंग्वेज पढ़िएगा वो कहता है कि भाई अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई अनलॉफुल जो विरुद्ध जमावड़ा होता है, उसका कोई भी मेंबर कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, कोई अपराध कर देता है, तो जो अनलॉफुल असेंबली के जितने भी मेंबर्स होंगे सारे क्रिमिनल लायबिलिटी सारों पे आएगी, जो भी अपराध हो रहा होगा उसका दायित्व तो सारों पे आएगा। अनलॉफुल असेंबली में अमूमन 5 या 5 से ज्यादा लोग होते हैं, उनको मिलकर विधि विरुद्ध जमावड़ा होता है, अनलॉफुल असेंबली होती है। अब अगर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, उनमें से मान लिया एक बंदा भी अपराध किया है, वो अपराध जो इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट था, तो अनलॉफुल असेंबली के सारे मेंबर्स लायबल होंगे। यहां पे ये कहते हैं कि एज ए मेंबर ऑफ द सेम असेंबली एज इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। तो अगर अपराध के टाइम जो है वो जिस वक्त जो अपराध हो रहा था, उस वक्त जो वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर थे सारे,
तो सारे के सारों पे ऐसा ट्रीट करके चला जाएगा कि जो ऑफेंस हुआ है सबने किया। ये भी कहीं ना कहीं ग्रुप लायबिलिटी या ज्वाइंट लायबिलिटी की बात कह रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है दोनों में अंतर क्या है, अंतर पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक केस लॉ समझ लीजिए जो आपके लिए आसानी होगी। भीमराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था 2003 का। तो इसमें जो अपीलेंट था, हुआ क्यों, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं इस केस लॉ का, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। इसमें क्या हुआ था कि 6-7 बंदे थे, एक साथ मिलने गए, किसी को मारने गए, मतलब असॉल्ट करने गए, मारा पिटाई असॉल्ट करने गए। अब जो 6-7 आदमी थे, मारा पीटा, एक प्रभाकर नाम का उसमें जो व्यक्ति था, विक्टिम था, उसको मारते मारते क्या हुआ कि 6-7 लोग गए प्रभाकर के घर पे। उनमें से एक बंदा बाहर ही खड़ा था, अभी घर के अंदर एंट्री नहीं ली थी, एक बंदा अंदर ही खड़ा था। बाकी इसके दोस्त अंदर गए प्रभाकर के और असॉल्ट करते करते उसको मार ही डाले, मतलब इतना असॉल्ट कर दिया कि 5-6 दिन बाद उसकी जान चली गई थी। अब ये क्वेश्चन उठा कि 302 का मर्डर का चार्ज जो है वो सारों पे लगेगा या नहीं लगेगा। तो निचली अदालत ने पहले, सेशन जज ने तो सारों पे 302 के साथ साथ 149 रेड सेक्शन 149 पे लगा दिया। लेकिन उनमें से एक बंदा जो बाहर खड़ा था वो अपील में चला गया हाईकोर्ट के पास। उसका ये कहना था कि साहब मैं तो अंतर नहीं था ना, कॉमन ऑब्जेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट तो ये बना था कि हाँ जाके असॉल्ट करना है, उसको मारना पीटना है, बस इतनी बात हुई थी। मुझे क्या पता वो सामने वाले मार देंगे, मतलब मेरे सारे और दोस्त जो है उसको मार देंगे, तो मैं तो बाहर खड़ा था। तो आई एम नॉट मच एट्रीब्यूटेड टू द कॉमन ऑब्जेक्ट, जो अंदर हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं, हाँ असॉल्ट के लिए आप मुझे दे दो, 326 में दे दो, नो डाउट ग्रीवियस इंजरी हुई है, असॉल्ट के लिए दे दो, मैं जिम्मेदार हूं, 149 के साथ आप मुझे दे दो, उसके लिए मैं लाइबल हूं। तो उसका ये होता है 352 में असॉल्ट होता है, क्रिमिनल असॉल्ट होता है, तो उसमें इसको फिर अपील इसकी सुनी गई थी और ये जीत भी गया था, तो अकॉर्डिंगली ये हुआ था। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कॉमन ऑब्जेक्ट आपको मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या होता है, 4-5 लोग, 5 से 5 या ज्यादा लोग होते हैं, आप कॉमन ऑब्जेक्ट बनाए। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट वो चीजें नहीं हुई ना, मर्डर जो भी हुआ, जो भी प्रभाकर को इन्होंने मार डाला, क्योंकि जो बंदा बाहर खड़ा था वो कह रहा है कि कॉमन ऑब्जेक्ट ये नहीं था मारने वाला, हम असॉल्ट करने के लिए सोच के आए थे। अब अंदर जाके उसको मार डाला तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं। इसी तरीके से कॉमन इंटेंशन में भी आपको ध्यान देना कि कॉमन इंटेंशन में सेम चीजें चलेंगी। अगर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन चीजें हुई हैं तभी लाइबल होगा सामने वाले ने ये कहते कि साहब मैं तो, हमने प्री प्लानिंग हुई थी असॉल्ट करने के लिए, लेकिन वहां पहले से दुश्मनी थी मेरे दोस्त की उससे, तो मेरे दोस्त ने उसको जानी से मार दिया, हमको बताया ही नहीं था, पहले डिस्क्लोज ही नहीं किया था, तो वहां पे भी वो बच जाएगा मर्डर से। बाकी जो लायबिलिटी आएगी, जो कॉमन इंटेंशन जिसके लिए हुआ था अपराध करने के लिए, उसके लिए तो लायबिलिटी आएगी उस पर। तो उम्मीद करता हूं थोड़ा सा कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन के बारे में आपको आइडिया लगा होगा। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस पार्ट, हमने कहा था जब दोनों को हम पढ़ लेंगे तो डिफरेंस पार्ट पे हम जरूर डिस्कस करेंगे। डिफरेंस वाला पार्ट जानने के लिए उससे पहले थोड़ा सा इंग्रेडिएंट जान लेते हैं कि 149 का इंग्रेडिएंट क्या है। इंग्रेडिएंट ये है, 2 इंग्रेडिएंट है कि कोई अपराध होगा, ऑब्वियसली बात है, कोई ना कोई ऑफेंस हुआ होगा, और ऑफेंस उन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स में से एक या एक से ज्यादा मेंबर्स किए होंगे। जैसे मान लिया अनलॉफुल असेंबली में 5 मेंबर या 6 मेंबर, 6 में से कोई 1 या 2 या 3 या 5 के 5 कुछ अपराध किए होंगे, 5 में से चलो 2 मान लिया अपराध किए होंगे, तो ये फुलफिल होना चाहिए, पहला कंडीशन है। और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इन परसुएंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कॉमन ऑब्जेक्ट हो उसके परसुएंस में होना चाहिए अपराध। दूसरा क्या हो सकता है कि ऑफेंस जो हुआ है वो जानते हो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर कि भाई इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन, इनको नॉलेज हो, मतलब क्या इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है, उनको नॉलेज हो उस बात की कि ऐसा हो सकता है, कि अनलॉफुल असेंबली के मेंबर जान रहे होते कि भाई लाइकली टू बी कमिटेड, ऐसा हो सकती है चीजें, इस तरीके से उन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया था कि ये भी हो सकता है, इस तरीके से चीजें हुई। अब दोनों में अंतर क्या है, अंतर जानने के लिए बड़ा ही सिंपल है। एक तो आप ये कहेंगे कि जो कॉमन इंटेंशन है वो सेक्शन 34 में है, चैप्टर 2 में है, एक्सप्लेनेटरी है, रूल ऑफ एविडेंस है, ये कोई अलग से ऑफेंस, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। वहीं पे 149 में एक स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में बताता है कि टू बी ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली आल्सो इज इटसेल्फ ए ऑफेंस, एन ऑफेंस, ये अपने आप में एक ऑफेंस है, क्रिमिनल अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना। दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं पार्टिसिपेशन और मेंबरशिप। पार्टिसिपेशन इन द सेंस कॉमन इंटेंशन के बारे में जिक्र करेंगे, तो वहां पे आपका पार्टिसिपेशन होता है, कोई ओवर्ट एक्ट होता है इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहां पे मेंबरशिप, कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं और उस अनलॉफुल असेंबली का दूसरा मेंबर अगर अपराध किया है
वो भी इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अगर आप उस समय अनलॉफुल असेंबली के मेंबर दो यू हैव डायरेक्टली नॉट पार्टिसिपेटेड, तो आपको कहा जाएगा कि आप कॉमन ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट, और आप क्रिमिनल लायबिलिटी आप पे आएगी। तीसरी चीजें क्या हो सकती हैं जो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसमें नंबर ऑफ पर्सन होते हैं। कॉमन इंटेंशन नंबर ऑफ पर्सन 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे, सारे के सारे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर होंगे, तब वहां पे कॉमन ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन खड़ा होता है, अराइज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में चीजें पता चल गई होंगी। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आए तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो का लेंथ ज्यादा हो रहा है तो मैं आपको यहीं पे रोक रहा हूं। और एक कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड भी केस लॉ मैंने आपको बताया, भीमराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003, भीमराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2003 ये केस लॉ है। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे केस लॉ मिल जाएंगे। और फिर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। कमेंट भी आप कर सकते हैं। तो आपने वीडियो हमारी देखी उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।